कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लोग रोज की तरह सड़क पर चल रहे हैं। अचानक आसमान में अजीब सा बदलाव दिखता। ऊपर से गिरने लगता है वो सारा कचरा जिसे इंसानों ने सालों तक समंदर, नदी और नालों में फेंककर छुपाया था। लेकिन इससे भी डरावनी चीज अब सामने आती है। कई साल पहले डूबा टाइटैनिक जहाज अब जंग लगे और टूटी फूटी धातु में लिपटा सीधे जमीन पर पटक दिया गया है। सरकार जब इस अजीब घटना की गहराई से जांच करती है तो उन्हें एक ऐसी सच्चाई का पता चलता है जो पूरी इंसानियत को हिलाकर रख देती है। असल में समंदर के अंदर एक बेहद खास और अत्याधुनिक प्रजाति रहती थी जो न सिर्फ इंसानों से कहीं ज्यादा समझदार थी बल्कि इंसानों के अस्तित्व में आने के बाद से ही खुद को उनसे छुपाकर रखे हुए थी। यही वो प्रजाति थी जिसने समंदर में फेंके गए इंसानी कचरे को वापस धरती पर उगल दिया था, क्योंकि अब वो इंसानों की इस लापरवाही से पूरी तरह तंग आ चुके थे। हालात बिगड़ते देख सरकार फैसला करती है कि अब इन क्रिएचर्स से सीधे बातचीत करनी ही पड़ेगी। लेकिन मीटिंग में पहुंचते ही वो समुद्री जीव बिना किसी लागलपेट के साफ शब्दों में चेतावनी दे देते हैं, अगर इंसानों ने जल्द से जल्द समंदर को पूरी तरह साफ नहीं किया तो ऐसा विनाश आएगा जिसे दुनिया ने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा होगा। अब सवाल ये था कि क्या सरकार और इंसान मिलकर इस तबाही को रोक पाएंगे, और अगर हाँ तो कैसे। लेकिन इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये समझना जरूरी था कि आखिर ऐसा हुआ क्या जिससे ये जीव इतने भयानक गुस्से में आ गए। कुछ दिन पहले की बात है। बार्कले नाम का एक आम सा इंसान अपने घर में चैन की नींद सो रहा था। तभी अचानक उसके मोबाइल पर एक इमरजेंसी अलर्ट आता है। मैसेज देखते ही वो घबरा जाता है और जल्दी से अपनी बेटी को जगा देता है। लेकिन बार्कले को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये छोटा सा मैसेज उसकी जिंदगी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की किस्मत बदलने वाला है। कुछ ही देर में वो अपनी बेटी के साथ नीचे खड़ी गाड़ी के पास पहुंचता है। गाड़ी में हाना नाम की एक ऑफिसर मौजूद होती है जो बार्कले को एक सीक्रेट मिशन पर ले जाने आई थी। मिशन पर निकलने से पहले बार्कले अपनी बेटी को अपनी पत्नी के पास छोड़ता है और हाना के साथ सीधे एयरपोर्ट रवाना हो जाता है। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उसे पता चलता है कि वो अकेला नहीं है। वहाँ पहले से कई हाई रैंक ऑफिसर्स मौजूद थे। जैसे ही सभी लोग प्लेन में बैठते हैं, जनरल ऑस्टिन हर एक को टैबलेट थमाते हुए बताता है, हम एक ऐसे मिशन पर जा रहे हैं जो शायद आने वाले समय में पूरी दुनिया की दिशा बदल दे। असल में करीब एक हफ्ते पहले कुछ मछुआरे समंदर में मछली पकड़ने गए थे, लेकिन उस दिन उनके जाल में मछलियों के साथ साथ एक ऐसा जीव फंस गया था जिसे किसी इंसान ने आज तक अपनी आंखों से नहीं देखा था। जैसे ही उस अजीब प्राणी ने इंसानों को देखा, उसने गुस्से में जोरदार दहाड़ लगाई, लेकिन डर के मारे एक मछुआरे ने उसे गोली मार दी। बाद में उस क्रिएचर को नाम दिया गया होमो एक्वा। अब मिलिट्री उसी प्राणी की बॉडी देखने जा रही थी ताकि रिसर्च के जरिए ये पता लगाया जा सके कि ये जीव इंसानों का दोस्त है या सबसे बड़ा दुश्मन। प्लेन के अंदर बाकी सारे ऑफिसर टैब में दिखाई जा रही वीडियो देखने में जुट जाते हैं, लेकिन बार्कले के लिए एक अलग ही परेशानी खड़ी हो जाती है क्योंकि उसे अपने टैब का पासवर्ड ही नहीं पता था। दरअसल सच्चाई ये थी कि बार्कले कोई फील्ड ऑफिसर था ही नहीं, वो तो बस ऑफिस में बैठकर फाइलें संभालने और चाय बिस्किट लाने वाला कर्मचारी था। हाना असल में किसी और को लेने आई थी, ऑफिसर रोजर को, लेकिन रोजर छुट्टियां मनाने के लिए शहर से बाहर गया हुआ था और अपनी गैरहाजिरी छुपाने के लिए उसने अपना फोन बार्कले को देकर कुछ दिनों के लिए अपने घर रुकने को कहा था। यही वजह थी कि गलती से बार्कले इस मिशन का हिस्सा बन गया। बार्कले जब सच्चाई सबको बताने की कोशिश करता है तो कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता क्योंकि अब इस मिशन को टालना नामुमकिन था। कुछ ही देर में प्लेन उस आइलैंड पर लैंड करता है जहां मछुआरों ने एक वेयरहाउस जैसी जगह में होमो एक्वा की बॉडी को लटका कर रखा था। बॉडी देखकर सबको यही लगता है कि वो क्रिएचर मर चुका है, लेकिन तभी ऑस्टिन का एक साथी एक मोती जैसी चीज दिखाता है जो होमो एक्वा की गर्दन के पास से मिली थी। उस मोती को देखकर ऑस्टिन हैरान रह जाता है क्योंकि वो मोती पूरी तरह तराशा हुआ था और अब तक ऐसा काम सिर्फ इंसान ही कर सकते थे। इसका मतलब साफ था, होमो एक्वा सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि इंसानों जितना या उनसे भी ज्यादा बुद्धिमान जीव था। इसी शक के चलते ऑस्टिन कुछ खास डिवाइसेस के साथ समंदर के किनारे जाने का फैसला करता है। बार्कले भी उनके साथ जाता है, लेकिन जाने से पहले वो मरे हुए होमो एक्वा की बॉडी के सामने रुकता है और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। इसके बाद सभी लोग समंदर किनारे पहुंचते हैं। ऑस्टिन एक डिवाइस की मदद से रेडियो वेव्स के जरिए पूरे समंदर में हेलो का सिग्नल भेजता है। उसे उम्मीद थी कि अगर होमो एक्वा जिंदा हैं, तो वो इस मैसेज का जवाब जरूर देंगे, लेकिन पूरी रात कोई जवाब नहीं आता। आखिरकार सब लोग अपने अपने टेंट में सो जाते हैं।
और ऑस्टिन 2 सोल्जर्स को वेयर हाउस की निगरानी के लिए छोड़ देता है। लेकिन आधी रात को अचानक जमीन हिलने लगती है। वेयर हाउस की फर्श धीरे धीरे दलदल में बदलने लगती है। दोनों सोल्जर्स कुछ समझ पाते उससे पहले ही उनके शरीर कीचड़ में धंसने लगते हैं। डर के मारे उनकी सोचने समझने की ताकत जवाब दे देती है। तभी जमीन के अंदर से एक जिंदा होमो एक्वा बाहर निकलता है और टंगी हुई बॉडी को खींचकर दलदल के अंदर ले जाता है। वो जिस रास्ते से निकलता है पूरा आइलैंड कुछ सेकंड के लिए दलदल बन जाता है और जैसे ही वो समंदर में वापस जाता है जमीन फिर से बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। पूरे वेयर हाउस में एक साथ तेज तेज अलार्म बजने लगते हैं। अलार्म की आवाज सुनते ही ऑस्टिन, बार्कले, हैना और बाकी टीम दौड़ते हुए वहां पहुंच जाती है। लेकिन सामने का सीन देखकर सबके चेहरे उतर जाते हैं। ना वहां होमो एक्वा की बॉडी थी और ना ही दोनों सोल्जर्स का कोई पता। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखकर यही सोच रहे थे कि आखिर ये सब हुआ कैसे। ऑस्टिन तुरंत वॉकी टॉकी उठाकर उन दोनों सोल्जर्स से संपर्क करने की कोशिश करता है। पहले तो कोई जवाब नहीं मिलता, लेकिन फिर अचानक वॉकी टॉकी से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ये आवाज जमीन के नीचे से आ रही थी। ऑस्टिन बिना वक्त गवाए वहां खुदाई करवाता है और जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई जाती है उन्हें एक फीमेल सोल्जर की लाश मिलती है। ये नजारा देखकर ऑस्टिन समेत वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह जाता है। अब किसी को भी शक नहीं था होमो एक्वा कोई मामूली प्राणी नहीं बल्कि एक बेहद खतरनाक ताकत है। इस पूरी घटना से बार्कले अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। वो डर और सदमे में चुपचाप समंदर के किनारे जाकर बैठ जाता है। ऑस्टिन उसे अकेला बैठा देखता है और उसके पास जाकर समझाने की कोशिश करता है अगर अभी हिम्मत हार गए तो आगे कुछ भी संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उनकी बात अभी पूरी भी नहीं होती कि तभी एक सोल्जर दौड़ता हुआ आता है और बताता है कि समंदर के अंदर काफी सारे होमो एक्वा दिखाई दे रहे हैं। ये सुनते ही ऑस्टिन एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करता। वो बार्कले, हैना और कुछ चुनिंदा लोगों को लेकर सीधे उस जगह पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर हैना बार्कले के हाथ में एक कैमरा थमा देती है और उससे कहती है कि जो भी हो सब कुछ रिकॉर्ड करता रहे। अब सभी लोग बड़े बड़े कंटेनर्स के पीछे छुपकर समंदर की तरफ ध्यान से देखने लगते हैं। होमो एक्वा पानी के अंदर बिल्कुल शांत खड़े रहते हैं, जैसे किसी फैसले का इंतजार कर रहे हों। जब काफी देर तक कोई हरकत नहीं होती तो ऑस्टिन अपना बनाया हुआ ट्रांसलेटर डिवाइस लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वो साफ शब्दों में कहता है, हम लड़ने नहीं आए हैं, हम सिर्फ बात करना चाहते हैं। कुछ पल के सन्नाटे के बाद होमो एक्वा भी जवाब देते हैं। वो भी किसी टकराव के मूड में नहीं थे, लेकिन उनकी एक शर्त थी, उन्हें दुनिया के अलग अलग देशों के इंसानों से एक साथ एक ही जगह पर मीटिंग करनी थी। ऑस्टिन इस शर्त को मान लेता है। इसके बाद दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद होमो एक्वा अपने अपने इलाकों के पास के शहरों में जाकर खुद को इंसानों के सामने दिखा देते हैं। वो साफ बता देते हैं कि उन्हें इंसानों से बातचीत करनी है। यह खबर कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है। आम जनता डर जाती है। लोगों को लगता है कि कहीं ये क्रिएचर हमला न कर दें। इसी डर की वजह से सरकार पर जल्द से जल्द मीटिंग करवाने का दबाव बढ़ जाता है। आखिरकार नदी के पास मौजूद एक बड़ी बिल्डिंग को तोड़कर वहां विशाल पाइप्स लगवाए जाते हैं ताकि मीटिंग के दौरान होमो एक्वा आसानी से अंदर आ सकें। तैयारी पूरी होने के बाद होमो एक्वा को सिग्नल भेजा जाता है। इस मीटिंग में बार्कले को भी बुलाया जाता है, लेकिन डर के मारे उसका मन वहां जाने का बिल्कुल नहीं होता। वो अपनी पत्नी और बेटी को सब कुछ बता देता है, फिर भी हालात ऐसे थे कि वो मना नहीं कर सकता था। मीटिंग का लाइव प्रसारण दुनिया भर के प्राइम मिनिस्टर्स टीवी पर देख रहे थे। साथ ही अलग अलग देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स भी वहां मौजूद थे। जैसे ही सारी औपचारिकताएं पूरी होती हैं, पाइप्स में पानी छोड़ा जाता है और तभी होमो एक्वा के साथ उनकी अलग अलग प्रजातियां पानी के जरिए लोगों के सामने आ जाती हैं। उन्हीं में से एक थी साल्ट, एक फीमेल होमो एक्वा। उसकी प्रजाति के लोग जमीन पर भी सांस ले सकते थे। साल्ट अपने 2 गार्ड्स के साथ सीधे गेट से अंदर आती है। उसके आते ही सभी देशों का कॉमन रिप्रेजेंटेटिव उसका स्वागत करता है और गिफ्ट के तौर पर हिमालय से लाया गया एक पौधा देता है। और तभी सबको पता चलता है कि उसे पहले से ही कई भाषाएं आती हैं, इसलिए उसे किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है। साल्ट बातचीत शुरू करती है, लेकिन अचानक साल्ट गुस्से में कहती है, मैं भी तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूँ। इतना कहते ही उसके पीछे खड़े 2 गार्ड्स जमीन पर 2 अंडे गिरा देते हैं। ये अंडे उसकी ही प्रजाति के थे, लेकिन इंसानों द्वारा समंदर को गंदा करने की वजह से वो पूरी तरह खराब हो चुके थे। ये देखकर रिप्रेजेंटेटिव माफी मांगता है और स्क्रिप्ट के मुताबिक बात आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तभी साल्ट एक चौंकाने वाली बात कहती है, मैं उससे बात ही नहीं करना चाहती। यह सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है।
फिर साल्ट सीधे पास बैठे बार्कले की तरफ इशारा करती है और कहती है, हम इसे अपना रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं, हम सिर्फ इसी इंसान से बात करेंगे। ये सुनकर सभी लोग दंग रह जाते हैं और खुद बार्कले भी। साल्ट बताती है कि जब उनके एक साथी की मौत हुई थी तो वहाँ मौजूद इंसानों में सिर्फ बार्कले ने उसके लिए सम्मान और दया दिखाई थी। डरते हुए बार्कले कहता है, मैं कोई खास इंसान नहीं हूँ, मैं बस एक आम आदमी हूँ। लेकिन साल्ट और उसकी प्रजाति अपना फैसला कर चुकी थी, या तो बातचीत होगी सिर्फ बार्कले से, या फिर अपने घर को बचाने के लिए वो धरती पर रहने वाले इंसानों को खत्म कर देंगे। इस मांग के बाद वहाँ मौजूद लोग सोचने के लिए थोड़ा वक्त मांगते हैं और कुछ ही देर में कई गार्ड्स बार्कले को पकड़कर एक अलग कमरे में ले जाते हैं। वहीं थोड़ी देर बाद इंटेलिजेंस डायरेक्टर केट उससे मिलने पहुंचती है। शुरुआत में केट को यही लगता है कि शायद बार्कले पहले से साल्ट को जानता हो। बार्कले के लिए यह बात बिल्कुल साफ थी कि उसने साल्ट को अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। जब वह यह बात केट को बताता है तो केट बिना देर किए अपने ऑफिसर्स को आदेश देती है कि बार्कले की पूरी बैकग्राउंड रिपोर्ट तुरंत निकाली जाए। अब तक मीडिया की वजह से बार्कले एक आम इंसान नहीं रह गया था। न्यूज चैनलों पर उसका चेहरा हर जगह दिखाया जा रहा था। इसी खतरे को देखते हुए सरकार के कुछ सोल्जर्स बार्कले की बेटी कर्बी और उसकी पत्नी बारबरा को चुपचाप एक बेहद सुरक्षित होटल में शिफ्ट कर देते हैं, ताकि कोई भी आम इंसान या मीडिया उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। वहीं दूसरी तरफ बार्कले मीटिंग हॉल के गेट के पास अब भी घबराया हुआ खड़ा था। उसे लग रहा था कि केट उसे किसी आतंकी की तरह ट्रीट करेगी, लेकिन केट ऐसा कुछ भी नहीं करती। असल में हालात ऐसे बन चुके थे कि दुनिया के किसी भी देश के पास साल्ट के फैसले को मानने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं था। इसी वजह से सरकार बार्कले को ही आधिकारिक रूप से नया ह्यूमन रिप्रेजेंटेटिव बना देती है। यह खबर कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया की सुर्खियों में छा जाती है। उसी रात केट खुद बार्कले को लेकर साल्ट से मिलने पहुंचती है और उसे बता देती है कि इंसान उसके फैसले को मानने के लिए तैयार हैं। हालांकि देर रात होने की वजह से वहां मौजूद बाकी लोग जा चुके थे, इसलिए तय होता है कि असली बातचीत अगले दिन होगी। साल्ट थोड़ी देर बार्कले से बात करती है और फिर वहां से चली जाती है। इसके बाद केट बार्कले को गाड़ी में बैठाते हुए सीधे शब्दों में समझा देती है, कल तुम्हें ही बात करनी है, लेकिन वही बोलोगे जो हम तुम्हें लिख कर देंगे। बार्कले के पास इस बात को मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। इसके बाद ही उसे उसकी पत्नी और बेटी के पास ले जाया जाता है। उधर शहर की एक हाईटेक लैब में साल्ट द्वारा लाए गए अंडों पर रिसर्च शुरू हो चुकी थी। रिसर्च पूरी होने के बाद लैब में काम करने वाला एक युवक चुपचाप एक सैंपल चुरा लेता है और उसे मार्क नाम के एक बड़े बिजनेसमैन को बेच देता है। मार्क की कंपनी समंदर की जमीन से तेल निकालने का काम करती थी और उसी वजह से समंदर सबसे ज्यादा गंदा भी हो रहा था। मार्क यह बात अच्छी तरह जानता था कि अगर इंसानों और होमो एक्वा के बीच कोई भी समझौता हो गया तो उसे अपनी कंपनी बंद करनी पड़ेगी, और वह ऐसा किसी भी हाल में नहीं चाहता था। इसीलिए वो मिलिट्री के 2 सबसे ताकतवर ऑफिसर्स से मिलता है और डिनर के दौरान होमो एक्वा को खत्म करने की साजिश पर बात करता है। लेकिन क्या वो अपने प्लान में कामयाब हो पाएगा, इसका जवाब अभी सामने आना बाकी था। अगले दिन बार्कले और साल्ट की असली मीटिंग शुरू होती है, लेकिन बार्कले के बोलने के तरीके से साल्ट तुरंत समझ जाती है कि वो सरकार की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। तभी साल्ट अचानक कहती है, मुझे पानी चाहिए। बार्कले तुरंत एक गिलास में पानी लेकर आता है, लेकिन साल्ट उसे रोकते हुए कहती है, नहीं, मुझे पास की नदी का पानी चाहिए। कुछ सोल्जर्स दौड़कर नदी से पानी ले आते हैं। वो पानी बेहद गंदा था। फिर भी साल्ट चाहती थी कि बार्कले वही पानी पिए, लेकिन बार्कले साफ मना कर देता है, क्योंकि वह जानता था कि वो पानी उसे बीमार कर सकता है। इसी पल बार्कले को एहसास हो जाता है कि पानी का गंदा होना वाकई एक बहुत बड़ी समस्या है, और अगर वह अब भी झूठी और स्क्रिप्टेड बातें करता रहा तो हालात और बिगड़ जाएंगे। इसलिए वह स्क्रिप्ट छोड़कर साल्ट से ईमानदारी से बात करना शुरू करता है। सबसे पहले वो अंडों के खराब होने के लिए माफी मांगता है, फिर बिना झिझक इंसानों की गलतियां गिनाने लगता है, कैसे इंसान बिना सोचे समझे समंदर, नदियों और जमीन को कूड़े से भरते जा रहे हैं। बार्कले की सच्चाई सुनकर साल्ट को अच्छा लगता है। उसे पहली बार लगता है कि शायद इंसान वाकई समंदर को साफ कर सकते हैं। बार्कले भी हामी भरता है, लेकिन पक्के जवाब के लिए वो साल्ट से एक दिन का वक्त मांगता है। अगले दिन वो सच बता देता है, समंदर को पूरी तरह साफ करने में कम से कम 40 साल लगेंगे। यह सुनते ही साल्ट भड़क उठती है। वो समझ जाती है कि सरकार इस काम को भी बाकी सरकारी योजनाओं की तरह धीरे धीरे करना चाहती है, जबकि हकीकत यह थी कि अगर इंसान चाहे तो कुछ ही महीनों में समंदर साफ हो सकता था।
बार्कले जानता था कि साल्ट सही कह रही है, लेकिन वह कुछ कह पाता उससे पहले ही साल्ट के गुस्से से शहर में भयानक तूफान उठ खड़ा होता है। समंदर, नदियों और नालों में फेंका गया इंसानों का सारा कचरा आसमान से शहर पर बरसने लगता है। टायर, लोहे के टुकड़े, प्लास्टिक और भारी मलबा शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने लगता है। सड़कों पर मौजूद कई लोग घायल हो जाते हैं। इसी दौरान बार्कले की पत्नी बारबरा और बेटी कर्बी उसी बिल्डिंग के पास पहुंच चुकी होती हैं। अचानक एक भारी खंभा कर्बी पर गिरने वाला होता है, लेकिन बार्कले 1 सेकंड पहले वहां पहुंचकर अपनी बेटी की जान बचा लेता है। फिर वो बारबरा और कर्बी को जल्दी से एक बिल्डिंग के अंदर ले जाता है। तभी एक और डरावनी चीज सामने आती है। कई साल पहले डूबा हुआ टाइटैनिक का मलबा भी इस शहर पर आ गिरता है। इस तबाही को देखकर पूरे शहर में दहशत फैल जाती है। न्यूज चैनल बस यही दिखा रहे थे, इंसानों और होमो एक्वा के बीच जल्द ही एक खतरनाक जंग छिड़ने वाली है और इस जंग में इंसानों का बचना लगभग नामुमकिन है। हालात कितने ही बिगड़ चुके हों, चारों तरफ तबाही मची हो, फिर भी बार्कले एक बार फिर हिम्मत जुटाकर सबके सामने साल्ट से बात करने आता है। वो साफ शब्दों में कहता है, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम किसी भी कीमत पर जंग नहीं चाहते और आगे तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। असल में साल्ट भी इंसानों के साथ युद्ध नहीं चाहती थी, लेकिन शांति बनाए रखने के लिए उसकी 3 सख्त शर्तें थीं। पहली शर्त, आज के बाद कोई भी इंसान समंदर में एक भी कूड़े का टुकड़ा नहीं फेंकेगा। दूसरी शर्त, जमीन और समंदर की सीमाएं पूरी तरह अलग कर दी जाएंगी। ना इंसान समंदर में जाएगा और ना ही होमो एक्वा जमीन पर आएंगे। लेकिन तीसरी और आखिरी शर्त सुनते ही पूरा हॉल भड़क उठता है। साल्ट कहती है, इंसान अब समंदर के ऊपर के आसमान का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। यह सुनते ही बिजनेस टाइकून्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और कई बड़े लोग गुस्से से भर जाते हैं, क्योंकि समंदर के ऊपर उड़ान बंद होने का मतलब था एयर ट्रैवल ठप, शिपिंग रूट्स बंद और अरबों का बिजनेस खत्म। गुस्से में एक आदमी सीधे साल्ट की तरफ बढ़ने लगता है। साल्ट पहले उसे चेतावनी देती है, लेकिन जब वह नहीं रुकता तो साल्ट का रूप ही बदल जाता है। एक पल पहले जो जलपरी जैसी दिख रही थी, अगले ही पल वो एक ताकतवर जलपरा बन जाती है। भारी और मर्दाना आवाज में वो गुस्से से चिल्लाती है, हम सिर्फ बार्कले से बात करेंगे। पूरा माहौल सन्न हो जाता है। बार्कले किसी तरह हालात संभालता है और साल्ट से उसकी शर्तों पर सोचने के लिए कुछ दिन का वक्त मांगता है। थोड़ी देर सोचने के बाद साल्ट मान जाती है, लेकिन इस बार वो अपनी एक नई शर्त रख देती है। अब अगली मीटिंग इंसानों के बीच नहीं होगी। बार्कले और जिन लोगों को वो अपने साथ ले जाना चाहे, उन्हें खुद अटलांटिक ओशियन के 25,000 फुट नीचे होमो एक्वा के इलाके में आना होगा। यह सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोगों के चेहरे उतर जाते हैं। 25,000 फुट जहाँ इंसान का जिंदा रहना भी नामुमकिन था, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिए मजबूरी में बार्कले को यह शर्त भी माननी पड़ती है। अब चूंकि समंदर के नीचे जाकर बात करने की जिम्मेदारी पूरी तरह बार्कले पर थी, इसलिए उसकी खास ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है। उसे पानी के अंदर सांस लेने, दबाव सहने और इमरजेंसी हालात से निपटने की तैयारी कराई जाती है। साथ ही उसे साफ कहा जाता है, किसी भी तरह साल्ट को उसकी शर्तें बदलने के लिए मनाना होगा। बार्कले अकेला नहीं जाने वाला था, उसके साथ अलग अलग देशों के कुछ प्रतिनिधि और जनरल ऑस्टिन भी जाने वाले थे। उन्हीं में भारत से आया एक प्रतिनिधि रवि भी शामिल था। सारी तैयारियों के बाद टीम अटलांटिक ओशियन की तरफ रवाना हो जाती है। जाने से पहले बार्कले अपने परिवार से मिलता है। बारबरा और कर्बी दोनों डरी हुई थीं, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि इतनी गहराई में जाने के बाद वो जिंदा लौटेगा भी या नहीं। दोनों उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन इंसानियत को बचाने के लिए बार्कले के पास कोई और विकल्प नहीं होता। वो बारबरा को गले लगाकर रो पड़ता है। बारबरा उसे संभालती है और कर्बी भी अपने पिता को हिम्मत देती है। इसके बाद बार्कले अपनी 6 लोगों की टीम के साथ उस जगह पहुंचता है जहां से उन्हें एक गोल सबमरीन में बैठाकर 25,000 फुट नीचे भेजा जाना था। सबसे पहले ऑस्टिन, रवि और बाकी सभी लोग उस गोल सबमरीन में बैठ जाते हैं। फिर बाहर से उसे पूरी तरह सील कर दिया जाता है और मोटी रस्सियों के सहारे धीरे धीरे पानी में उतारा जाने लगता है। टीम में टैड नाम का एक प्रतिनिधि भी था, जो साल्ट के लिए लकड़ी से बना एक ग्लोब गिफ्ट के तौर पर ले जा रहा था। इस पूरे मिशन पर केट पूरी नजर रखे हुए थी, लेकिन तभी अचानक एक अनहोनी हो जाती है। सबमरीन को पकड़ने वाली रस्सी टूट जाती है और उसी पल केट का संपर्क अंदर मौजूद लोगों से पूरी तरह कट जाता है। जैसे ही यह खबर न्यूज चैनलों पर जाती है, पूरी दुनिया की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अब किसी को नहीं पता था कि बार्कले और उसकी टीम जिंदा भी हैं या नहीं। यह खबर देने के लिए केट तुरंत प्राइम मिनिस्टर हैरी के पास पहुंचती है। उस समय हैरी मार्क और उन 2 बड़े आर्मी ऑफिसर्स के साथ एक बंद कमरे में मीटिंग कर रहा था।
वही ऑफिसर्स जिनके साथ कुछ दिन पहले मार्क ने होमो एक्वा को खत्म करने की साजिश पर बात की थी, और अब वो लोग फिर से उसी खतरनाक फैसले पर चर्चा कर रहे थे कि आखिर आगे क्या किया जाए। उस दौरान आर्मी ऑफिसर बेहद ठंडे अंदाज में कहता है, मैं होमो एक्वास को खत्म करने की शुरुआत कर चुका हूँ और आज उनके बहुत से लोग मारे जाएंगे। ये सुनते ही सब चौंक जाते हैं, लेकिन असली सवाल ये था मगर कैसे, इसका जवाब उन्हें बहुत जल्द मिलने वाला था। इधर जैसे ही केट ये बात सुनती है, वो अंदर से पूरी तरह टूट जाती है और गुस्से से भर जाती है। अब उसे साफ समझ आ चुका था कि मार्क ने हैरी को भी पैसों के दम पर अपनी तरफ कर लिया है ताकि उसका अलर्ट वाला बिजनेस बंद न हो। केट वहाँ मौजूद सभी लोगों को सख्त लहजे में मना करती है कि कोई भी किसी भी होमो एक्वा को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, लेकिन जब कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता तो केट गुस्से में मीटिंग छोड़कर वहाँ से चली जाती है। उसी पल मार्क को एहसास हो जाता है कि केट आगे चलकर उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है, और इसी खतरे से निपटने के लिए वो उसी वक्त एक बेहद खतरनाक प्लान तैयार कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ समंदर के नीचे मौजूद वो गोला अभी तक किस्मत से सुरक्षित था। कई होमो एक्वास उनकी रस्सियों को काटकर उस गोले को एक खास जगह की तरफ ले जा रहे थे। कुछ देर बाद अंदर बैठे सभी लोगों को महसूस होता है कि गोले का दरवाजा खोला जा रहा है, इसलिए वो तुरंत अपने सेफ्टी हेलमेट पहन लेते हैं। दरवाजा खुलते ही जैसे ही वो बाहर कदम रखते हैं, उनकी आंखें हैरानी से खुली रह जाती हैं। असल में साल्ट उन्हें समंदर के अंदर मौजूद एक बहुत बड़ी गुफा में लेकर आई थी। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उस गुफा में पानी की एक भी बूंद नहीं थी। इसका मतलब साफ था, समंदर के अंदर रहते हुए भी यहाँ बिना किसी दिक्कत के सांस ली जा सकती थी। इसी वजह से साल्ट सबको अपने हेलमेट उतारने के लिए कहती है। पहले तो सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन बार्कली को साल्ट पर पूरा भरोसा था। जब साल्ट खुद आगे बढ़कर उसका हेलमेट उतारती है तो बार्कली उसे रोकता नहीं, और सच में हेलमेट उतरते ही वो आराम से सांस लेने लगता है। उसे देखकर टैड को छोड़कर बाकी सभी लोग भी अपने हेलमेट उतार देते हैं। इसके बाद साल्ट मीटिंग को जारी रखने के लिए सबको गुफा के अंदर की तरफ लेकर जाती है। वहाँ समंदर में रहने वाली कई तरह की मछलियाँ इंसानों को देखने आ जाती हैं। ये नज़ारा देखकर बार्कली और उसके साथी पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। थोड़ी ही देर में उन्हें वहाँ कई होमो एक्वास दिखाई देते हैं जो दुनिया के अलग अलग कोनों से सिर्फ इस मीटिंग के लिए आए थे। लेकिन साल्ट यहीं नहीं रुकती, वो बार्कली को इशारे से अपने पीछे आने के लिए कहती रहती है। तभी चलते चलते बार्कली को एहसास होता है कि उसके पीछे से उसके बाकी सारे साथी अचानक गायब हो चुके हैं। साल्ट अब उसे बहुत ध्यान से देखने लगती है और बार्कली की धड़कनें तेज हो जाती हैं। इधर ऊपर केट अपने घर में बार्कली और बाकी 5 लोगों के गायब होने की वजह से बेहद परेशान थी। तभी उसका बॉयफ्रेंड क्रिस्टोफर देखता है कि खिड़की के बाहर से कोई स्नाइपर केट पर निशाना लगाए बैठा है। जैसे ही गोली चलती है, क्रिस्टोफर तुरंत केट को धक्का देकर बचा लेता है, लेकिन वही गोली क्रिस्टोफर को लग जाती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। स्नाइपर लगातार केट को मारने की कोशिश करता रहता है। किसी तरह केट खुद को संभालती है और अपने एजेंट्स को कॉल करती है। एजेंट्स तुरंत वहां पहुंचते हैं, केट को सुरक्षित निकालते हैं और थोड़ी ही देर में उस स्नाइपर को भी मार गिराते हैं। बाद में पता चलता है कि वो एक रूसी स्नाइपर था, लेकिन उसकी मौत के साथ ही केट के लिए सबसे बड़ा सच भी दब जाता है। अब वो कभी नहीं जान पाएगी कि उसे मरवाने की कोशिश किसने करवाई थी। वापस समंदर के अंदर गुफा में साल्ट बार्कली को बताती है कि उसके साथी पूरी तरह सुरक्षित हैं। इसके बाद वो धीरे धीरे उसके पास आती है और उसे छू लेती है। असल में जब से साल्ट ने बार्कली को देखा था, वो उसे पसंद करने लगी थी और बार्कली भी उसे चाहने लगा था। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन इससे पहले कि बात आगे बढ़े, बार्कली के बाकी साथी वहां पहुंच जाते हैं। बार्कली को मजबूरी में अपने जज्बातों को रोककर अपने असली काम यानी मीटिंग पर ध्यान देना पड़ता है। मीटिंग के बीच अचानक टैड अपना ग्लोब निकालता है और बिना कुछ कहे उसे सीधा साल्ट की तरफ बढ़ा देता है। जैसे ही साल्ट उस ग्लोब को देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो कोई लकड़ी का टुकड़ा नहीं बल्कि एक बम था। अगले ही पल जोरदार धमाका होता है और गुफा के अंदर समंदर का पानी भरना शुरू हो जाता है। इस हमले में साल्ट के कई साथी मारे जाते हैं, लेकिन उस वक्त साल्ट के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, बार्कली को बचाना। वो अपनी ताकत से एक बुलबुला बनाती है और बार्कली को अपनी सांसों से ऑक्सीजन देती हुई ऊपर की तरफ ले जाती है। किसी तरह साल्ट और बार्कली तो बच जाते हैं, लेकिन नीचे मौजूद बार्कली के बाकी सभी साथी मारे जा चुके होते हैं। जब इस धमाके की खबर केट तक पहुंचती है, तो वो बार्कली और बाकी लोगों की मौत से पूरी तरह टूट जाती है।
और थोड़ी ही देर में ये खबर न्यूज चैनलों पर भी चलने लगती है। इस खबर को देखकर कर्बी और बारबरा दोनों पूरी तरह टूट जाते हैं। इसी बीच इंटरनेट पर साल्ट की एक वीडियो अचानक बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है। इस वीडियो में साल्ट कहती दिखाई जाती है कि वही लोग इस धमाके के जिम्मेदार हैं, ताकि बार्कली और उसके साथियों को मारकर वो अपने बच्चों की मौत का बदला ले सकें। हालांकि सच्चाई ये थी कि ये वीडियो पूरी तरह से एआई से जनरेट किया गया फेक वीडियो था, लेकिन धमाके के बाद लोगों का दिमाग पहले से ही भरा हुआ था, इसलिए ज्यादातर लोग उस वीडियो पर भरोसा कर लेते हैं और होमो एक्वास को इंसानों का दुश्मन मानना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे पूरे इंटरनेट पर होमो एक्वास के खिलाफ जमकर नफरत फैलाई जाने लगती है। उधर जब एक हेलीकॉप्टर उस धमाके वाली जगह के ऊपर से उड़ रहा होता है तो अचानक उसकी नजर बार्कली और साल्ट पर पड़ जाती है। हेलीकॉप्टर तुरंत नीचे आता है और बार्कली को रेस्क्यू कर लिया जाता है, लेकिन हेलीकॉप्टर में मौजूद सोल्जर साल्ट को दुश्मन समझते हैं, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे साल्ट को पकड़कर कैद कर लेते हैं। ये देखकर बार्कली तुरंत लैपटॉप के जरिए केट को कॉल करता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है। अब केट को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि बार्कली को मरवाने और टैड को होमो एक्वा के एरिया में भेजकर बम ब्लास्ट करवाने के पीछे उसी आर्मी ऑफिसर का हाथ है। इतना ही नहीं, सारी सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद केट को ये भी समझ आ जाता है कि ये सब कुछ उस ऑफिसर ने मार्क के कहने पर ही किया होगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि इन सब के खिलाफ केट के पास कोई पुख्ता सबूत मौजूद नहीं था और बिना सबूत के वो उन्हें पकड़ नहीं सकती थी। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि अब इस पूरे खेल में देश का प्राइम मिनिस्टर हैरी भी शामिल हो चुका था। जब बार्कली को ये पता चलता है कि हैरी भी इसमें मिला हुआ है तो वो फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि साल्ट ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन फिर भी सरकार ने उसे जानवरों की तरह पकड़कर एक कंटेनर में बंद कर दिया था। अगले दिन जब बार्कली अपने शहर पहुंचता है तो बस में उसकी मुलाकात रजर से हो जाती है। वही रजर जिसकी वजह से बार्कली इस पूरे झमेले में फंसा था और जो पहले अक्सर उस पर हुक्म चलाता रहता था। इसी दौरान एसीबी साल्ट वाले कंटेनर को बोर्ड से उठाकर एक ट्रक पर लोड करवा रही होती है और उस ट्रक की चाबी रजर के पास होती है। ये देखते ही बार्कली कुछ सोचता है और इस बार वो खुद रजर को ऑर्डर देते हुए ट्रक की चाबी मांगता है। पहले तो रजर मना कर देता है, लेकिन अब बार्कली उनके देश का रिप्रेजेंटेटिव बन चुका था, इसलिए मजबूरी में रजर को चाबी देनी पड़ती है। जैसे ही कंटेनर पूरी तरह ट्रक पर लोड हो जाता है, बार्कली तुरंत ट्रक में जाकर बैठ जाता है। ये देखकर वहाँ मौजूद हैरी और बाकी ऑफिसर उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं, लेकिन बार्कली जानता था कि वो लोग उसे शूट नहीं करेंगे। इसी भरोसे पर वो ट्रक को फुल स्पीड में पीछे की तरफ दौड़ाता है और किनारे पहुंचते ही अचानक ब्रेक मार देता है। इससे ट्रक पर लोड कंटेनर सीधे पानी में गिर जाता है। पानी में गिरते ही साल्ट कंटेनर से बाहर आ जाती है और उसी वक्त बार्कली भी पानी में कूद जाता है। फिर साल्ट उसे पानी के नीचे नीचे कहीं दूर लेकर चली जाती है, जहाँ के बारे में हैरी या किसी और को कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन बार्कली की इस हरकत की वजह से सरकार उसे न्यूज चैनलों पर देशद्रोही घोषित कर देती है। इस बात की खबर मीटिंग वाली बिल्डिंग में मौजूद केट और बाकी सभी लोगों को भी मिल जाती है। ये सब जानने के बाद केट पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है कि अब वो बार्कली को बचाने के लिए क्या करे। तभी अचानक मीटिंग बिल्डिंग में अलार्म बजने लगते हैं। थोड़ी जांच करने पर पता चलता है कि उस बिल्डिंग में लगे पाइप के जरिए दोबारा मीटिंग के लिए कोई जलपरी आ रही है। ये सुनते ही केट अपनी एक स्पेशल टीम के साथ उस जगह पहुंच जाती है। सबकी नजरें पाइप के एंट्रेंस पर टिकी होती हैं। सभी यही सोच रहे होते हैं कि अगर साल्ट बार्कली के साथ भाग चुकी है तो अब मीटिंग करने कौन आने वाला है। लेकिन जैसे ही वो शख्स एंट्रेंस से बाहर आता है, सबके मुंह से एक साथ निकलता है, ये जलपरी नहीं, ये तो दलपरा है। असल में इस बार मीटिंग के लिए डेड नाम का एक मेल होमो एक्वा आया होता है। डेड अटलांटिक ओशियन के नीचे हुए ब्लास्ट की वजह से बेहद गुस्से में होता है, क्योंकि उन्होंने इंसानों को दोस्त समझकर नीचे बुलाया था, लेकिन इंसानों ने आकर अपनी औकात दिखा दी। हालांकि ब्लास्ट की वजह से ज्यादा होमो एक्वास की जान नहीं गई थी, लेकिन अब डेड किसी भी हालत में साल्ट को वापस चाहता था। वो साफ चेतावनी देता है कि अगर जल्द ही साल्ट को वापस नहीं सौंपा गया तो होमो एक्वास इंसानों के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग का ऐलान कर देंगे। ये सुनते ही उस कमरे में मौजूद सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये थी कि किसी को भी नहीं पता था कि साल्ट बार्कली को कहाँ लेकर गई है। इसके बावजूद केट किसी तरह डेड को समझाती है और वादा करती है कि वो साल्ट को ढूंढकर उसे सौंप देगी, बस वो उनसे थोड़ा सा वक्त मांगती है। डेड मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। उधर रात के वक्त साल्ट बार्कली को अपने साथ बाहर निकालती है
और उसे एक सुनसान फैक्ट्री में लेकर जाती है, जहां उस वक्त कोई भी मौजूद नहीं होता। फिलहाल दोनों वहां किस करने के बाद एक दूसरे के साथ आराम करने लगते हैं। दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि पहले शहर से बाहर निकलेंगे, फिर केट को कॉल करेंगे और उसके बाद केट बाकी ऑफिसर्स को मना लेगी कि आगे से कोई भी साल्ट के पीछे न जाए। साल्ट को भी अब ये यकीन हो चुका था कि केट एक अच्छी इंसान है और वो उनकी मदद जरूर करेगी, लेकिन शहर से बाहर निकलने के लिए बार्कली को एक गाड़ी की जरूरत थी। इसीलिए वो साल्ट के साथ एक सुनसान टनल में जाता है और वहाँ से गुजर रहे एक बच्चे को डराकर उसका फोन ले लेता है। फिर वो उसी फोन से बारबरा को कॉल करके अपनी लोकेशन बताता है और उसे वहाँ बुला लेता है। बारबरा कॉल पर उसके पास आने के लिए मान जाती है, लेकिन उस वक्त बारबरा के घर पर कई ऑफिसर्स पहले से मौजूद होते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा था कि पानी से बाहर आने के बाद बार्कली बारबरा से जरूर संपर्क करेगा। और जैसे ही उन्हें बार्कली और साल्ट की लोकेशन मिलती है, सभी ऑफिसर्स तुरंत उसी बीच की तरफ निकल पड़ते हैं जहां बार्कली ने बारबरा को बुलाया था। वहीं दूसरी तरफ वो बूढ़ा ऑफिसर जिसने टैड को पानी के नीचे भेजकर ब्लास्ट करवाया था, अब खुद भी स्वॉर्ड को हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। इसलिए बार्कली और साल्ट की लोकेशन पता चलते ही वो भी वहां पहुंचने के लिए निकल जाता है और इसी बारे में केट को भी खबर मिल जाती है। अब अगला सामना टलने वाला नहीं था। केट को जैसे ही इस बात का अंदेशा होता है, वो बिना एक सेकंड गवाए सीधे उस सीनियर आर्मी ऑफिसर को फोन करती है और साफ शब्दों में उसे ये सब रोकने के लिए कहती है। लेकिन इस बार ऑफिसर के इरादे बदल चुके थे। वो केट की किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। उधर फैक्ट्री के पास मौजूद मार्क जब साल्ट के साथ खड़ा होता है तो अचानक उसकी नजर बाहर खड़ी बारबरा की गाड़ी पर पड़ती है। मार्क जैसे ही बाहर आता है, बारबरा फौरन गाड़ी से उतरती है और बिना समय बर्बाद किए बार्कली को इशारे में समझा देती है कि उसे साल्ट के साथ तुरंत वहां से निकलना होगा। लेकिन किस्मत इस बार भी उनके साथ नहीं होती। साल्ट और बार्कली के भागने से पहले ही नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी और आर्मी बीस्ट के ऊपर से पूरे इलाके को दोनों तरफ से सील कर देती है। जैसे ही आर्मी वाले बार्कली को पकड़ते हैं, बार्कली आखिरी कोशिश में साल्ट से कहता है कि वो पानी में कूदकर अपनी जान बचा ले। ये सुनते ही साल्ट के अंदर का दर्द फूट पड़ता है। वो इतनी तेज चीख लगाती है कि उस आवाज से पैदा हुई वाइब्रेशन मौजूद हर इंसान के कानों को छलनी कर देती है। हालात बिगड़ते देख आर्मी वाले गुस्से में आकर सीधे साल्ट पर गोलियां बरसाने लगते हैं और जब हर रास्ता बंद नजर आता है तो साल्ट बिना एक पल सोचे पानी में छलांग लगाकर वहां से गायब हो जाती है। इसी दौरान शहर के समंदर किनारे एक होमो एक्वा सामने आता है और एक खास शंख बजाता है। उस शंख की आवाज कुछ ऐसी होती है कि पूरे शहर के कुत्ते मानो सम्मोहित होकर सीधे समंदर की ओर दौड़ पड़ते हैं और जैसे ही कुत्ते किनारे पहुंचते हैं, होमो एक्वास उन्हें जाल में फंसा लेते हैं अपने भोजन के लिए। जब ये खबर इंसानों के प्रतिनिधि तक पहुंचती है तो वो घबराकर तुरंत टाइट को बुलाता है और कुत्तों को छोड़ देने की मांग करता है। लेकिन टाइट बिना किसी भाव के जवाब देता है। जिस तरह इंसानों को मछली पसंद है, उसी तरह होमो एक्वास को कुत्ते। अब इंसान चाहकर भी इस दलील के आगे कुछ नहीं कह पाते। इधर बार्कली और साल्ट की प्रेम कहानी अब किसी से छुपी नहीं रह जाती। ऊपर से बार्कली 25,000 फुट गहरे समंदर से जिंदा वापस आ चुका था। इसी वजह से साइंटिस्ट उसके शरीर को एक जिंदा रहस्य मानकर उस पर रिसर्च शुरू कर देते हैं। बार्कली को एक हाई सिक्योरिटी होटल में रखा जाता है, क्योंकि आम लोगों की नजर में वो अब भी देशद्रोही था। अगर वो खुले में दिख जाता तो भीड़ उसे जिंदा नहीं छोड़ती। इसी वजह से उससे मिलने पर भी सख्त पाबंदी होती है। दिन भर टेस्ट के बाद बार्कली अपने कमरे में अकेला पड़ा बस साल्ट के बारे में ही सोचता रहता है और इसी दौरान उसे अपने शरीर में धीरे धीरे अजीब बदलाव महसूस होने लगते हैं। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि बार्कली को पानी से एक अजीब सा लगाव महसूस होने लगा था। जैसे ही उसे थोड़ा भी वक्त मिलता, वो बार बार नहाने चला जाता, मानो उसका शरीर खुद पानी की तरफ खींच रहा हो। इधर दूसरी तरफ केट को एक झटके में एक और बुरी खबर मिलती है। उसे पता चलता है कि मार्क की किसी ने हत्या कर दी है। ये सुनते ही केट बिना देरी किए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बैठा देती है और मार्क से जुड़े हर पहलू की जांच शुरू करवा देती है। केट का एक साथी आकर बताता है कि दुनिया भर के बड़े बड़े ग्लेशियर्स तेजी से पिघलने लगे हैं। इसका मतलब साफ था। होमो एक्वास अब सच में इंसानों के खिलाफ जंग छेड़ चुके हैं। ये सुनते ही केट के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो पूरी दुनिया कुछ ही वक्त में पानी में डूब सकती थी। हालात की गंभीरता को देखते हुए केट इंसानों के प्रतिनिधि से कहती है कि वो टाइट से बात करे, लेकिन इस बार टाइट और उसके लोग किसी भी तरह की सुलह के मूड में नहीं थे।
वो बिना किसी हथियार के, बिना एक भी गोली चलाए इंसानों को पूरी तरह खत्म करने का फैसला कर चुके थे। इधर इन सब से बिल्कुल अनजान बार्कली का दिल बारबरा से मिलने के लिए बेचैन हो उठता है। कड़ी सुरक्षा के बीच वो एक रेस्टोरेंट में बारबरा से मिलने पहुंचता है। बार्कली को देखते ही कर्बी खुशी से भर जाती है और फिर जब बारबरा उससे बात करती है तो उसे एहसास होता है कि डिवोर्स के बाद से बार्कली अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुका था। अब उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही नाम बचा था, साल्ट। वो किसी भी कीमत पर साल्ट को ढूंढना चाहता था। बार्कली बताता है कि कैसे वो रात रात भर सबसे छुपकर समंदर के किनारे जाता और पानी में खड़े होकर साल्ट का नाम पुकारता रहता, लेकिन आज तक साल्ट एक बार भी उसके सामने नहीं आई थी। ये कहते कहते बार्कली खुद पर काबू नहीं रख पाता और फूट फूट कर रो पड़ता है। बारबरा उसकी हालत समझती है और जैसे तैसे उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी ये पूरी बातचीत बाहर खड़ा एक सोल्जर चुपचाप सुन रहा था। वो सोल्जर तुरंत जाकर उस बूढ़े आर्मी ऑफिसर को सब कुछ बता देता है। ये सुनते ही ऑफिसर के दिमाग में एक खतरनाक प्लान बन जाता है। वो फैसला करता है कि सेवेंस प्रोजेक्ट को होमो एक्वास तक पहुंचाने के लिए बार्कली को ही इस्तेमाल किया जाएगा। उसी रात बार्कली के खाने में चुपचाप कुछ मिला दिया जाता है। जैसे ही वो बियर पीता है उसे गहरी नींद आ जाती है और उसी वक्त कई साइंटिस्ट उसके कमरे में घुसकर उसके शरीर में कुछ इंजेक्शन लगा देते हैं। अगली सुबह जब बार्कली की आंख खुलती है तो वो रोज की तरह सीधे समंदर की तरफ निकल पड़ता है। गाड़ी रोककर वो पानी के अंदर झुकता है और पूरी आवाज में साल्ट को पुकारता है और इस बार किस्मत उसका साथ देती है। साल्ट सच में उसकी आवाज सुन लेती है और पानी से बाहर आ जाती है। असल में पहले सरकार के लगाए डिवाइसेस बार्कली की आवाज को साल्ट तक पहुंचने नहीं दे रहे थे, लेकिन सेवेंस प्रोजेक्ट के लिए उस बूढ़े ऑफिसर ने जानबूझकर वो डिवाइसेस बंद करवा दिए थे। साल्ट को देखते ही बार्कली पानी में कूद जाता है। सबसे पहले उसे कसकर किस करता है और फिर हालचाल पूछने लगता है। तभी साल्ट उसे एक भयानक सच्चाई बताती है। उसके लोग ग्लेशियर्स पिघलाकर इंसानों को खत्म करना चाहते हैं और इंसानों के बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। इंसानों को पूरी दुनिया के समंदर में अकॉर्ड नाम का एक सिग्नल भेजना होगा। उस सिग्नल को सुनते ही सारे होमो एक्वास शांत हो जाएंगे। ये सुनते ही बार्कली बिना देर किए केट के पास पहुंचता है और उसे सब कुछ बता देता है। केट भी रिस्क लेते हुए पूरी दुनिया के समंदर में अकॉर्ड सिग्नल भिजवा देती है। सिग्नल जाते ही ग्लेशियर्स का पिघलना अचानक रुक जाता है, लेकिन होमो एक्वास की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। केट रात भर जवाब का इंतजार करती है और तभी दुनिया भर के समंदर किनारों पर लाशें बहकर आना शुरू हो जाती हैं। करोड़ों की तादाद में। ऐसा लगने लगता है जैसे सारे होमो एक्वास मर चुके हों। पूरी दुनिया की न्यूज इसी से भर जाती है और जब बार्कली ये सब सुनता है तो वो टूट जाता है। उसे लगता है कि शायद साल्ट भी अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन केट एक लाश को अपनी लैब में लाकर उस पर रिसर्च करती है और तभी सबसे खतरनाक सच्चाई सामने आती है। होमो एक्वास की मौत एक घातक वायरस से हुई थी जिसने उनके गलफड़ों को पूरी तरह तबाह कर दिया था और सबसे डरावनी बात, ये वायरस किसी इंसान ने ही बनाकर उन्हें दिया था। केट अब समझ जाती है यही था असली सेवेंस प्रोजेक्ट और इसके पीछे उसी बूढ़े आर्मी ऑफिसर का हाथ था। अब असल सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है। दरअसल उस दिन जब बार्कली को बेहोश किया गया था और उसके शरीर में कुछ इंजेक्ट किया गया था, वो कोई आम दवा नहीं थी, वो था सेवेंस वायरस। लेकिन क्योंकि उस वक्त किसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी, इसलिए जब बाद में बार्कली साल्ट से मिलता है और उसे किस करता है तो वही वायरस सीधे साल्ट के शरीर में चला जाता है और साल्ट से होते हुए धीरे धीरे पूरा वायरस बाकी होमो एक्वास में फैल जाता है। इस वायरस का असर इतना खतरनाक था कि करीब 90% होमो एक्वास पूरी तरह खत्म होने वाले थे। हालांकि अब भी लगभग 10% होमो एक्वास जिंदा बचे हुए थे और वही बचे हुए होमो एक्वास अब इंसानों से बातचीत करने के लिए पाइप सिस्टम के जरिए उनकी बिल्डिंग में पहुंचते हैं। ये बात पता चलते ही बार्कली को तैयार किया जाता है और उसे उस मीटिंग में भेजा जाता है ताकि वो होमो एक्वास से बात कर सके। और वहीं बार्कली के सामने साल्ट भी आ जाती है। साल्ट बताती है कि वायरस से वही होमो एक्वास जिंदा बच पाए जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा मजबूत था। साल्ट को जिंदा देखकर बार्कली खुद को रोक नहीं पाता। वो अंदर से पूरी तरह टूट जाता है, भावनाओं में बह जाता है। लेकिन साल्ट का रवैया अब बिल्कुल बदला हुआ था। वो इंसानों को ताना मारते हुए सबसे पहले तो युद्ध जीतने की बधाई देती है और फिर एक औपचारिक शांति समझौता करके वहाँ से जाने लगती है। बार्कली उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि इंसान समंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा होमो एक्वास को दे सकते हैं, जहाँ इंसानों की कोई दखल नहीं होगी, जहाँ इंसान उन्हें प्रोटेक्ट भी करेंगे।
लेकिन साल्ट अपने इतने सारे लोगों की मौत के बाद खुद भी अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। वो अब इंसानों की किसी भी मदद को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। बिना ज्यादा कुछ कहे वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाते जाते मीटिंग रूम में बैठे उन इंसानों को एक साफ साफ धमकी दे जाती है। उसके मुताबिक जिन लोगों ने होमो एक्वास पर वायरस छोड़ा है वो पानी की वजह से बहुत जल्द मारे जाएंगे। ये सुनते ही वहाँ बैठा बूढ़ा आर्मी ऑफिसर, उसके साथी और प्राइम मिनिस्टर हरी तीनों के चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगता है। और जैसे ही साल्ट और उसके साथी वहाँ से जाते हैं, पाइप सिस्टम पूरी तरह टूट जाता है। कमरे में तेजी से पानी भरने लगता है। ज्यादातर लोग जान बचाकर बाहर भागते हैं, लेकिन बार्कली वो वहीं खड़ा रह जाता है। साल्ट की हालत देखकर वो पूरी तरह टूट चुका होता है। तभी होना किसी तरह उसे पकड़कर जबरदस्ती कमरे से बाहर निकालती है। इसके बाद उस पूरे कमरे को सील कर दिया जाता है। इधर केट भी इस पूरे हत्याकांड से काफी उदास थी। तभी एक आदमी उसके पास आता है और उसे फोन पकड़ाता है। फोन पर वो साइंटिस्ट होता है जो बार्कली की बॉडी पर टेस्ट कर रहा था। वो केट को बताता है कि बार्कली के शरीर में एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। ये सुनते ही केट बिना वक्त गवाए सीधे बार्कली के पास पहुंचती है। उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर भीड़ से निकालते हुए समंदर के किनारे ले जाती है। साल्ट के साथ करीबी संपर्क की वजह से बार्कली के शरीर में काफी बड़े बदलाव आए थे और सबसे बड़ा बदलाव उसके शरीर पर अब गलफड़े उगने लगे थे। ये बात जानकर बार्कली की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो बिना देर किए सीधे समंदर में उतर जाता है और साल्ट को आवाज देता है, और इस बार भी साल्ट उसकी आवाज एक ही पल में सुन लेती है और सामने आ जाती है। साल्ट उसे बताती है कि जब अकॉर्ड सिग्नल गया था तब सभी होमो एक्वास ने एक मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में साल्ट भी शामिल थी, लेकिन क्योंकि साल्ट पहले से ही संक्रमित थी, उसके इन्फेक्टेड होने की वजह से एक एक करके बाकी सारे होमो एक्वा भी उस वायरस की चपेट में आ गए और पूरी प्रजाति लगभग खत्म हो गई। यह सच्चाई सुनकर बार्कली अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। उसे बहुत बुरा लगता है कि अनजाने में उसी की वजह से उसकी पूरी जाति तबाह हो गई। लेकिन इसी के साथ एक सुकून वाली बात यह भी थी कि अब वो हमेशा के लिए साल्ट के साथ समंदर के अंदर रह सकता था। अब चाहे दुनिया उनके खिलाफ चली गई हो, लेकिन इस वक्त साल्ट और बार्कली दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। उन्हें इस तरह साथ देखकर केट भी मुस्कुरा उठती है। दोनों के वहाँ से चले जाने के बाद केट भी अपने घर की तरफ लौटने लगती है। तभी उसे समंदर के किनारे एक आदमी भागता हुआ दिखाई देता है, जो अपना कूड़ा वहीं समंदर के पास फेंक देता है। केट पहले उसे शांति से समझाती है कि वो अपना कूड़ा उठाकर सही जगह पर फेंके, लेकिन जब वो आदमी बात नहीं मानता तो केट गुस्से में अपनी बंदूक निकालकर सीधा उसके ऊपर तान देती है। बस फिर क्या था, उस आदमी की तो हालत ही खराब हो जाती है। वो तुरंत अपना कूड़ा उठाता है और वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म होती है।